बच्चों हमारे ज्योग्राफी के 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम अपना ज्योग्राफी का 6 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आवर न्यू चैप्टर इज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ज्योग्राफी का 6th चैप्टर है बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। आज हम इसके अंदर जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उद्योग होते हैं, हम उसके बारे में इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए बेटा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इम्पोर्टेंट भी है बहुत, और आपको मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। आप इसको एक बार ध्यान से समझना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। तो देखिए बेटा, इसके अंदर क्या बताया गया है, ये आप इंडस्ट्री वर्ड आप सभी ने सुना हुआ है। तो इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? इंडस्ट्रीज़, या जिसे हिंदी में उद्योग कहा जाता है। तो उद्योग क्या होता है? जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु तैयार की जाती है, जब रॉ मटेरियल को उसकी प्रोडक्शन के लिए तैयार किया जाता है, प्रोडक्ट किया जाता है उसे, तो वो क्या कहलाती है बेटा? वो वो सारा कार्य किसमें? इंडस्ट्रीज़ के अंदर किया जाता है। तो देखिए, जो इसके बारे में क्या बताया गया कि ये क्या होता है, तो अब वो हम इसके अंदर सारे पॉइंट्स इसके अंदर देखिए एक एक करके डिस्कस करते चलते हैं। तो देखिए बेटा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़ आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, मैन्युफैक्चर क्या होता है? इसे वस्तु का निर्माण करना भी कहा जा सकता है, कि जब कच्चे पदार्थ को या कच्चे माल को या रॉ मटेरियल को मूल्यवान उत्पाद के अंदर परिवर्तित कर दिया जाता है, उसके अंदर चेंज कर दिया जाता है, तो उसके द्वारा क्या है, अधिक मात्रा के अंदर वस्तुओं का जो उत्पादन होता है, उसका जो प्रोडक्शन होता है, उसे ही क्या कहा जाता है? मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे आप सभी को पता है, डू यू नो दैट पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड। जैसा जो पेपर है उसे किससे तैयार किया जाता है? लकड़ी से। शुगर, चीनी को किससे? शुगर केन से। आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन ओर एंड एल्यूमिनियम एंड बॉक्साइट। तो मतलब एल्यूमिनियम को बॉक्साइट से। इस प्रकार से अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग कच्चे माल से, अलग अलग रॉ मटेरियल से चीज़ों को प्रोडक्ट किया जाता है, तैयार किया जाता है। वही क्या कहलाता है? वही मैन्युफैक्चरिंग करना कहलाता है। तो देखिए बेटा, people employed in the secondary activities manufacture the primary materials into finished goods। ये आप सभी को पता है कि जो प्राइमरी मटेरियल्स होते हैं, यानी कि जो कच्चा माल होता है, उसे क्या सेकेंडरी एक्टिविटी के द्वारा उससे प्रोडक्शन किया जाता है, चीज़ें तैयार की जाती हैं। तो जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्रीज, कार, ब्रेवरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बेकरीज एट्सेट्रा फॉल इनटू दिस कैटेगरी। मतलब अलग अलग प्रकार की फैक्ट्रीज़ के अंदर, अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्रीज़ के अंदर वर्कर्स होते हैं, वो अपनी दक्षता के अकॉर्डिंग, अपनी स्किल के अकॉर्डिंग वो क्या है, चीज़ों को तैयार करते हैं। बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से, बड़ी बड़ी मशीनों की हेल्प से प्रोडक्शन किया जाता है, रॉ मटेरियल से चीज़ों को तैयार किया जाता है और उसे आगे मार्केट में भेजा जाता है। ये सारा कार्य बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर होता है, तो इसे ही बेटा मैन्युफैक्चरिंग करना कहते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। ओके, आगे अब देखिए, आगे है बेटा, नेक्स्ट हेडिंग आती है इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चर। जो मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? नेक्स्ट हेडिंग बेटा, इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कि ऐसी क्या ज़रूरत है कि हमें चीज़ों को प्रोडक्ट करना पड़ता है, किस वजह से इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग जो होती है उसकी बहुत अधिक इम्पोर्टेंस होती है। किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वहाँ की मैन्युफैक्चर के ऊपर ही डिपेंड करता है, वहाँ की इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग, तो इसमें पॉइंट्स देखिए बेटा, फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। कि किसी भी देश की जो इकोनॉमी है, किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है, वो क्या है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? टोटली वो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। जहाँ पर किसी भी देश के अंदर, किसी कंट्री के अंदर इंडस्ट्रियल बैकबोन उसकी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, वो कंट्री उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसके ऊपर टोटली जो इनकम होती है वो बहुत अधिक इसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर अच्छे अच्छे प्रोडक्शन हमारी कंट्री के अंदर होंगे तो क्या है, हम तैयार माल को हम दूसरे देशों के अंदर जब हम
एक्सपोर्ट करते हैं, भेजते हैं, तो क्या इससे हमें बहुत अधिक बेनिफिट होता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। इसके अलावा जो बेटा इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसके द्वारा जो अशिक्षित अनएम्प्लॉयड बोल सकते हैं आप लोग इसे, या जो मज़दूर होते हैं जो फैक्ट्रियों के अंदर, कंपनियों के अंदर कार्य करते हैं, उन्हें क्या बहुत बड़े लेवल के ऊपर उनको वहाँ पे रोज़गार मिलता है। वो जो अनएम्प्लॉयड थी वो ख़त्म हो जाती है, मतलब लोग क्या है रोज़गार मिल जाता है उन्हें, वो फैक्ट्रियों के अंदर जाकर, कंपनियों के अंदर जाकर कार्य करते हैं और इससे क्या उन्हें रोज़गार मिलता है और हमारे देश की जो गरीबी है, पॉवर्टी है, वो ख़त्म होती है धीरे धीरे करके, वो हमारा देश उन्नति की तरफ अग्रसर करता है। और इसके अलावा और देखिए और क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड। इसके अलावा बेटा जो हमारे देश के अंदर जो भी माल तैयार किया जाता है, जब उस तैयार माल को बाहर भेजा जाता है तो इससे क्या है, जो फॉरेन एक्सचेंज है यानी कि जो विदेशी मुद्रा है वो हमारे देश में आती है और इससे हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत पावरफुल होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू अ वाइड वेराइटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रोस्पेरियस। इसके अलावा ऐसे वो देश जो विकसित हैं, मतलब जो ऐसी कंट्री जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जो विकसित हैं, जब वो हमारे भारत जैसे देश से या विकासशील देशों से जब वो तैयार माल को ख़रीदती हैं, प्रोडक्ट चीज़ों को ख़रीदते हैं, तो इससे क्या है हमें बहुत अधिक बेनिफिट मिलता है, हमारा उनके साथ जो रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिसके द्वारा क्या है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके द्वारा हमें बहुत अधिक बेनिफिट होता है। अब देखिए बेटा, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, कि एग्रीकल्चर को यानी कि कृषि को और इंडस्ट्री यानी उद्योग को, इनको दोनों को आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। दे मूव हैंड इन हैंड, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। कैसे, देखिए जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं, बहुत सारे बड़े बड़े उद्योग हैं, वो क्या है इन जैसे अब एग्रो इंडस्ट्रीज़ होती हैं बेटा, वो अभी आगे बताऊंगी मैं आपको। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो मोस्टली इंडस्ट्रीज़ क्या है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत अधिक प्रोडक्शन होगा तो क्या है, एग्रीकल्चर भी उतनी ही अधिक तेज़ी से विकसित करेगी। तो ये दोनों ही चीज़ें क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे रॉ मटेरियल के लिए क्या है, जैसे इरिगेशन पंप्स हैं, जैसे अब सिंचाई के लिए, मतलब सिंचाई करने के लिए जो पंप्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, प्लास्टिक एंड पीवीसी पाइप्स, मशीन्स, टूल्स, और भी बेटा बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्रीकल्चर के अंदर यूज़ होती हैं। और ये सारे इक्विपमेंट्स कहाँ पर तैयार होते हैं, सारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही तैयार होते हैं। यानी कि एग्रीकल्चर से तो क्या है, उन्हें रॉ मटेरियल प्राप्त होता है इंडस्ट्रीज़ को, और इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या है, एग्रीकल्चर के लिए सारे टूल्स तैयार होते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं और इसके द्वारा क्या है, हमारे देश का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अगर एग्रीकल्चर हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए तो उसके लिए क्या, इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और अगर इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसके लिए क्या है, एग्रीकल्चर ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मात्रा में होनी चाहिए, तभी इंडस्ट्रीज़ को भी क्या है, वर्क मिल सकेगा। ओके बेटा, ये था कि जो एग्रीकल्चर है और इंडस्ट्री वो एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग आती है, नेक्स्ट हेडिंग है बेटा कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू इंडियन नेशनल इकोनॉमी। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, कि जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसके अंदर उद्योगों का क्या योगदान है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो देखिए अभी हमने जो पढ़ा है उसके अंदर यही बताया गया है कि ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स, अगर पिछले 2 दशकों को देखा जाए तो द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ स्टैग्ड एट 17% ऑफ GDP आउट ऑफ टोटल ऑफ 27%। मतलब कहने का अभिप्राय है बेटा, जो इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट है उसके अंदर जो टोटल अगर 27 तो उसमें जो 17% है वो हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है, इंडस्ट्री से ही प्राप्त हो रहा है।
एंड 10% फॉर माइनिंग, क्वायरिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, माइनिंग, क्वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, मतलब ये सारी चीज़ें इकट्ठी, इन सब से क्या है हमें टोटल 17% हमारी जो जीडीपी है वो ग्रोथ करती है, किसके द्वारा, इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे देखा जाए तो क्या है, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। और ऐसा अनुमान है कि बेटा आने वाले समय के अंदर जो जीडीपी है, जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो जीडीपी है वो हमारी बहुत अधिक तेज़ी से विकसित करेगी। और इसके लिए क्या है, द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल NMCC हैज़ बीन सेट अप विद दिस ऑब्जेक्टिव। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए NMCC की स्थापना की गई है, ताकि जो हमारे देश की जो जीडीपी है, जो हमारे देश की जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है, वो इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जितना हमने टारगेट लिया हुआ है वो हम उस टारगेट को गेन कर सकें, हम उस टारगेट को प्राप्त कर सकें। ओके बेटा, अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग आती है। नेक्स्ट हेडिंग को मैं अलग कलर से दिखा रही हूँ। नेक्स्ट हेडिंग देखिए बेटा, इंडस्ट्रियल लोकेशन। अब जो किसी भी इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए, उसे स्थापित करने के लिए कौन सी जगह ज़्यादा उपयुक्त रहती है, तो हमें वहाँ पर किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो नेचुरल सी बात है बेटा, देखिए कोई भी उद्योग अगर आप लोग लगाने जा रहे हो, कोई भी इंडस्ट्री लगाने जा रही हो, तो सबसे फर्स्ट चीज़ तो क्या आती है, लैंड। हमें उसके लिए क्या है, भूमि की ज़रूरत होती है। अब हमारे पास लैंड तो अवेलेबल हो गया, बट क्या है, हमारे पास उस लैंड को ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो क्या है, पूंजी नहीं है, तो क्या है, हम अपना उद्योग स्थापित नहीं कर सकते। तो हर चीज़ क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमें इसके लिए क्या है, लैंड की भी ज़रूरत होती है, इकोनॉमी यानी कि पैसे, पूंजी की भी ज़रूरत होती है, मनी की। और इसके अलावा वाटर, किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री के अंदर पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वाटर की भी ज़रूरत होती है, मशीनों की भी ज़रूरत होती है, टूल्स की भी ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल्स, मार्केट, लेबर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इन सब चीज़ों की बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, तभी कोई भी इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है, ग्रोथ कर सकती है। तो इन सारी चीज़ों के द्वारा क्या है, एक अच्छी इंडस्ट्री को अच्छी जगह पर, सही जगह पर उसे क्या है, वहाँ पर डेवलप किया जा सकता है। तो जिस जगह के ऊपर ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जैसे देखिए इसमें दे भी रखा है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल। कैपिटल का मतलब यहाँ मनी है बेटा, पावर एंड मार्केट। ओके, पावर है यहाँ पर, वो जो लेबर वो इलेक्ट्रिसिटी है उससे रिलेटेड है। अगर ये सारी चीज़ें हमें, तो ये तो देखो सभी को पता है, एक ही जगह के ऊपर बेटा ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकती हैं, लेकिन जहाँ पर ये चीज़ें मैक्सिमम हमें प्राप्त हो सकती हैं और मिनिमम हम खर्चे के ऊपर, जहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों को गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पर क्या है, इंडस्ट्रीज़ को लोकेट किया जाता है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को लगाया जाता है। ओके, आगे देखिए बेटा, सबसे ज़्यादा देखिए जो इंडस्ट्रीज़ हैं, एक इसका एक वर्ड आया बेटा बीच में, एग्लोमिरेशन इकोनॉमीज। देखिए ये क्या होता है, मैनी इंडस्ट्रीज टेंड टू कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेजेस ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स। इसमें क्या बताया गया बेटा, बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ है वो आपस में मिलकर वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज लेने के लिए, लाभ कमाने के लिए क्या है, जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर क्या है, अर्बन एरियाज़ के अंदर कई इंडस्ट्रीज़ मिलकर वहाँ पर तैयार की जाती हैं, उसे क्या है, एग्लोमिरेशन इकोनॉमी कहा जाता है। इसके अलावा जो प्री इंडिपेंडेंट पीरियड था उसके अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा देखिए जो इंडस्ट्रीज़ लगाई गई कौन कौन से एरियाज़ के अंदर लगाई गई हैं, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, इन एरियाज़ के अंदर सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। क्यों, इसका रीज़न क्या है बेटा, ये सारे कोस्टल एरियाज़ हैं, और कोस्टल एरियाज़ में क्या है, वहाँ पर पानी की बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है पानी वहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर पोर्ट की भी सुविधा होती है। पोर्ट जानते हो ना आप लोग, बंदरगाह जिसे कहा जाता है। तो वहाँ से क्या है, तैयार माल को या कच्चे माल को लाने ले जाने की, तैयार माल को लाने ले जाने के लिए कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। तो इसलिए इन एरियाज़ के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ को ग्रो किया जाता है। अब देखिए बेटा आगे है इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज। देख, तो इसके लिए बताया गया, देखिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे देखिए रॉ मटेरियल्स, ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री आउटपुट्स, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, मनी, मतलब ये सारी चीज़ें जब हमारे पास इजीली अवेलेबल हो जाती तो हम क्या है, एक इंडस्ट्री को ग्रो कर सकते हैं। आगे देखिए बेटा, आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री।
किसी भी इंडस्ट्री के लिए आइडियल लोकेशन क्या होती है? कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल्स एट साइट। ओके, मतलब रॉ मटेरियल हमें इजीली अवेलेबल होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, हमें उसी जगह पर क्या हम तैयार माल को भेज सकें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, कि जो हमने माल तैयार किया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। डिसीजन टू लोकेट फैक्ट्री एट साइट, और हमें किस जगह पर अपनी फैक्ट्री को किस स्थान पर लगाना है। तो ये इन सारी चीज़ें जब हमें इजीली अवेलेबल हो जाती तो क्या है, वो उसके लिए आइडियल लोकेशन कहलाती है। किसके लिए? इंडस्ट्री के लिए। तो ये तो था सारा बेटा इंडस्ट्री से रिलेटेड। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। जो इंडस्ट्रीज़ है उसे क्या है, किस रूप के अंदर क्लासीफाई किया गया है। तो देखिए, मतलब उसे वर्गीकृत किया गया है। इसके कितने टाइप्स बताए गए हैं, तो जो इंडस्ट्रीज़ है उसको कितने टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो देखिए बेटा, इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखिए तो इसको अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से इसे बांटा गया है। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम अपने डेली यूज़ के अंदर यूज़ करते हैं, डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ को उठाकर देख लीजिए बेटा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बिना इंडस्ट्री के तैयार होती है। हर चीज़ को तैयार होने के लिए, इवन हम सुबह मॉर्निंग में उठने से लेकर नाइट में सोने तक हम जिन जिन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं वो सारी चीज़ें क्या है, इंडस्ट्री के अंदर ही तैयार होती हैं। तो उन सबको कोई बड़ी इंडस्ट्री के अंदर होती है, कोई छोटी इंडस्ट्री के अंदर होती है। तो उस बेस के ऊपर देखिए इंडस्ट्रीज़ को, जैसे अब देखिए दिया गया है, ट्रांजिस्टर्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, वेजिटेबल ऑयल, सीमेंट, ग्लासवेयर, पेट्रोल, मैच, स्कूटर, ऑटोमोबाइल, मेडिसिन एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें बेटा जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, और ये सारी चीज़ें कहाँ तैयार होती हैं? इंडस्ट्रीज़ के अंदर ही तैयार होती हैं। तो देखिए बेटा, इंडस्ट्रीज़ को अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। इसे ध्यान से देखना आप लोग, किन किन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है इसको ध्यान से देखना बच्चे। देखिए, सबसे फर्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। मतलब रॉ मटेरियल के किस उद्योग के अंदर, किस इंडस्ट्री में किस प्रकार के रॉ मटेरियल को यूज़ किया जा रहा है उसके बेस के ऊपर। तो देखिए, सबसे फर्स्ट आता है इसके अंदर एग्रो बेस्ड। इसको ध्यान से देखना बेटा, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर। तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो जिसके अंदर क्या है, जो टोटली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती हैं, जैसे कॉटन, वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। कॉटन के लिए क्या है, कॉटन हमें एग्रीकल्चर से प्राप्त होती है। वुलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल यानी कपड़ों के लिए हमें जो सूत मिलता है वो कहाँ से मिलता है? कॉटन से मिलता है। कॉटन किससे आता है? एग्रीकल्चर से आता है। ये था बेटा एग्रो बेस्ड। सेकंड आता है बेटा मिनरल बेस्ड। मिनरल बेस्ड के अंदर देखिए, जिसका अंदर मिनरल्स होते हैं, जैसे इसमें आयरन एंड स्टील कंपनी, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती हैं। ओके, आगे आता है अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। अब इनके मेन रोल के अकॉर्डिंग देखिए, तो मेन रोल के अकॉर्डिंग कौन सा है? फर्स्ट आता है बेसिक और की इंडस्ट्रीज़। इसके अंदर देखिए, इसमें कौन कौन सी होती हैं? दोज इंडस्ट्रीज दैट सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। इसके लिए क्या है, जब वो अपने रॉ मटेरियल्स को दूसरे तैयार चीज़ों के लिए जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, जैसे आयरन एंड स्टील, कॉपर स्मेल्टिंग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट आता है बेटा कंज्यूमर इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज बाय कंज्यूमर। इसके अंदर क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं। इसके अंदर जो प्रोडक्शन होती है वो कंज्यूमर के द्वारा डायरेक्ट यूज़ की जाती है, जैसे शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, सेविंग मशीन्स, फैंस एटसेट्रा एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें जो डायरेक्ट कंज्यूमर के द्वारा यूज़ की जाती हैं। अब देखिए, जो ऊपर था की इंडस्ट्री, जिसके अंदर क्या हम, जैसे लोहा है, आयरन एंड स्टील है, इसे हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। इससे जब हम मशीन है, टूल्स हैं, जब वो सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी तो हम उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके द्वारा क्या है, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ में क्या है, उन सब चीज़ों को हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं, जैसे शुगर, चीनी को हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट को, पेपर को, फ़ैन को, ये सारी चीज़ें क्या हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो ये इसके अकॉर्डिंग था, ये अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। नेक्स्ट आता है बेटा
ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पर कैपिटल से मतलब क्या है बेटा, मनी, कि कितना पैसा लगाया गया है। तो जो ये आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा बेटा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्रीज़, ये 3 प्रकार की इंडस्ट्रीज़ आती हैं। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती है उसके अंदर तो क्या है, छोटी मशीनें होती हैं, कम उसमें लेबर्स होती हैं, कम ही पैसा लगता है उसके अंदर, और थोड़ी चीज़ों का ही प्रोडक्शन होता है। लेकिन जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, लार्ज स्केल के अंदर क्या होता है बेटा, बहुत अधिक मात्रा के अंदर उसके अंदर क्या है, प्रोडक्शन किया जाता है, बहुत बड़े लेवल के ऊपर उसमें प्रोडक्शन होता है, बड़े लेवल के ऊपर ही उसमें क्या है, जो लेबर होती है वो भी बड़े लेवल के ऊपर लगाई जाती है। और एक होता है कॉटेज इंडस्ट्रीज़। कॉटेज इंडस्ट्रीज जिसे घर के अंदर से ही जिसे स्टार्ट किया जाता है तो वो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ कहलाती है। तो इस प्रकार से ये इसके अंदर 3 टाइप्स इसके बताए गए हैं। अब नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए बेटा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के अकॉर्डिंग देखिए इसे कितने भाग में बांटा गया। फर्स्ट आता है पब्लिक सेक्टर, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। फर्स्ट आता है बेटा ऐसी पब्लिक सेक्टर होता है जिसके ऊपर क्या है बेटा, सार्वजनिक क्षेत्र में लगे या सरकारी एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित या सरकार द्वारा जो संचालित उद्योग होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती है वो क्या कहलाती है, ओनरशिप के। तो इसके अंदर क्या 2 एग्जाम्पल दिए गए, भेल और सेल। भेल और सेल वैसे आपने देखिए 8th क्लास के अंदर पढ़ा होगा इन दोनों की डेफिनेशन, लेकिन चलो मैं आपको बता देती हूँ। भेल देखिए बेटा, भेल क्या होती है। भेल होती है बेटा भारत, बी से होता भारत, हैवी इलेक्ट्रिकल और एल से लिमिटेड। ओके बेटा, ये तो किसकी आएगी, भेल की, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट आती है बेटा सेल। सेल में देखिए बेटा सेकंड पॉइंट आता है बेटा किसका, सेल का। तो सेल का देखिए SAIL। सेल की क्या होती है बेटा, देखिए स्टील, ये वैसे आपने पढ़ी हुई है 8th क्लास में, चलो कोई नहीं मैं आपको फिर से बता देती हूँ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके बेटा, ये किसके आ गई, ये है सेल की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये इन दोनों की डेफिनेशन मैंने लिख दी है, आप लोग चाहो तो इसे लिख सकते हैं। ओके बेटा, ये किसकी है, स्टील की, सेल की है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, ये दोनों की डेफिनेशंस मैंने आप लोगों को बता दी हैं। ओके, आगे अब देखिए सेकंड पॉइंट आता है बेटा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, जिसके अंदर प्राइवेट मतलब जिसके अंदर क्या है, इंडिविजुअल या कोई एक ग्रुप होता है, ये सभी मिलकर जो किसी जब एक कंपनी को चलाते हैं तो उसे, जिसमें क्या आते हैं, टिस्को आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को होती है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ओके, नेक्स्ट है बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर इंडस्ट्रीज, ये बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। नेक्स्ट आती है बेटा जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। जॉइंट देखो इसके नाम से ही पता लग रहा है, जिसके अंदर सरकार का और प्राइवेट या किसी ग्रुप का, मतलब जब सब आपस में मिलकर इनका कंट्रीब्यूशन होता है तो वो क्या कहलाती है, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। जैसे इसमें क्या किसका एग्जांपल, इंडियन ऑयल, जो इंडियन ऑयल है वो क्या है, जॉइंट सेक्टर के अंदर आती है। नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर में देखिए क्या होता है, ओन एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ। इसके अंदर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या जो सप्लायर्स होते हैं या वर्कर्स होते हैं या सभी मिलकर जब एक साथ किसी चीज़ को चलाते हैं तो वो क्या कहलाती है बेटा, वो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज कहलाती है। तो इसके अंदर देखिए जैसे शुगर इंडस्ट्री है वो किस में आती है, एग्जाम्पल के लिए महाराष्ट्र की शुगर इंडस्ट्रीज़ और केरला की कोर COIR, बेटा कोर होती है कोकोनट, जो नारियल की इंडस्ट्रीज़ होती है वो कोर इंडस्ट्री कहलाती है, केरला की कोर इंडस्ट्री। ये किस में आती है, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती हैं। ओके, ये किसके अकॉर्डिंग था बेटा, ये था नेक्स्ट हमारी हेडिंग बेस्ड ऑन ऑल ओनरशिप। ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग देखिए बेटा, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा अब
बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, यानी कि इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो कच्चा माल है या तैयार माल है उसकी मात्रा या उसके भार के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हैवी इंडस्ट्रीज और लाइट इंडस्ट्री 2 पार्ट्स हैं इसके। तो हैवी इंडस्ट्रीज़ में क्या आता है, आयरन एंड स्टील, ये सबसे हैवी चीज़ें होती हैं। और लाइट इंडस्ट्री के अंदर क्या आती है, इलेक्ट्रिकल गुड्स, ये दोनों चीज़ें किस में आती हैं, लाइट इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती हैं। इसके अकॉर्डिंग भी इसे डिवाइड किया गया है। ओके बेटा, ये सारा इसका किसके जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ था ये सारा मैंने आपको बता दिया है कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ क्या होता है। ओके, तो बेटा ये आज की इस वीडियो के अंदर हम आज इतना ही करते हैं। बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसको आपको अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। ओके, थैंक यू बेटा।